क्या नीट सच में डिफ़िकल्ट होता जा रहा है? क्या हमने नीट को खुद डिफ़िकल्ट बनाया है? या नीट हमें ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जिसे क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? अब इसमें से कौन-सा पॉइंट सच है, कौन-सा पॉइंट सच नहीं है? हम स्टडी भी कर रहे हैं, स्टडी नहीं भी कर रहे हैं, हमारा मन करता भी है, फिर हमारे मन में अचानक से माइंड में आ जाता है, यार नीट तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्या मैं नीट को क्रैक कर पाऊँगा? ये मेरा सेकंड ड्रॉप है, क्या इस साल मैं नीट को पिछले साल से ज़्यादा मार्क्स लेके आऊँगा? व्हाई नीट इज़ गेटिंग मोर डिफ़िकल्ट? एट लास्ट आके हमारे आगे ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि नीट इतना मुश्किल क्यों है, या फिर ये हमारे लिए मुश्किल है, सबको मुश्किल लगता है। आखिर हम इसको क्रैक करेंगे तो करेंगे कैसे? चाहिए तो मुझे एमबीबीएस के अंदर सीट चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है नीट डिफ़िकल्ट नहीं है, तुमने नीट को डिफ़िकल्ट बनाया है। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाया है। ना तुम्हें खाने का पता है, ना तुम्हें सोने का पता है, ना तुम्हें ये पता कि कब मुझे पढ़ना है, कब मुझे सोना है, कब मेरा शेड्यूल होगा, कब मुझे वॉक के लिए जाना है, कब मुझे नहाने के लिए जाना है। तो तुम्हें भाई नीट डिफ़िकल्टी लगेगा ना। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर मैंने तो टाइम टेबल बनाया है। तुमने बेशक टाइम टेबल बनाया है, लेकिन जो तुमने टाइम टेबल बनाया है, पहली चीज़ वो, क्या जो तुमने टाइम टेबल बनाया है क्या तुम उसे फॉलो करते हो? यस सर मैं उसे फॉलो करता हूँ, ठीक है। लेकिन जो तुमने टाइम टेबल बनाया है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टाइम टेबल 100% सही है? ठीक है, तुम मुझे इस चीज़ की गारंटी दे सकते हो कि जो तुमने टाइम टेबल बनाया है तुम उसके अकॉर्डिंग वर्क तो कर रहे हो, लेकिन उसकी आउटपुट तुम्हें कितनी मिल रही है? अगर तुम्हें 100% आउटपुट मिल रही है, इसका मतलब तुम्हारी एफिशिएंसी 100% है। जैसे कि हम फिजिक्स के अंदर बोलते हैं कि जिस बंदे की 100% एफिशिएंसी है वो चीज़ हमेशा ऑलवेज क्या होती है? परफेक्ट होती है। अगर तुम परफेक्ट होते तो अब तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते। इसका मतलब तुम्हारा जो टाइम टेबल है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, या तो तुम उसके साथ धोखा कर रहे हो। अब दोनों में के अंदर क्या गड़बड़ है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। गड़बड़ आप में हो रही है या नीट में हो रही है? क्या नीट सच में ज़्यादा मुश्किल है? नहीं, नीट कोई भी मुश्किल नहीं है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो हम इसको क्यों इतना मुश्किल बना रहे हैं, हम इसको क्यों इतना मुश्किल समझ रहे हैं? क्या आप में दिमाग नहीं है? आपके अंदर किसी चीज़ की कमी है? अब दुनिया के अंदर जब 21 से 25 लाख स्टूडेंट जो है नीट की तैयारी कर सकते हैं, तो नीट को क्रैक क्यों नहीं कर सकते? आई नो सबके अंदर सिमिलर दिमाग नहीं होता, लेकिन इतनी कैपेबिलिटी तो होती है सबके अंदर कि वो एक छोटे से एग्जाम को क्लियर कर पाएं। अभी तो आपकी दुनिया स्टार्ट ही कहाँ हुई है, अभी आपकी लाइफ स्टार्ट ही कहाँ हुई है। अभी तो आप जस्ट 12th हो, या फिर 1-2 साल आप ड्रॉपर हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल ड्रॉप होगा, ठीक है। अभी तो आपके आगे बहुत बड़ी लाइफ आनी है। अभी तो आपने एमबीबीएस स्टार्ट करनी है, अभी तो आपने कॉलेज लाइफ की एंडिंग पार्ट देखना है, कॉलेज के बाद अपनी जॉब लाइफ पार्ट देखना है, अपना मैरिज लाइफ देखना है। तो उसके सामने तो ये आपके सामने जो एक छोटा सा पार्ट है जिसको आपने इतना बड़ा बना दिया कि नहीं भाई नीट इतना ज़्यादा मुश्किल है, मैं कैसे कर पाऊंगा? ये घर वालों ने प्रेशर डाल रखा है, ये कोचिंग सेंटर वालों ने प्रेशर डाल रखा है, ये टीचर्स ने प्रेशर डाल रखा है, इधर से बायो नहीं हो रही, इधर से केमिस्ट्री नहीं हो रही, इधर से फिजिक्स नहीं हो रही। सब कुछ हो रहा है लेकिन आपसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? क्योंकि आपने अपनी लाइफ को मुश्किल बना रखा है, आपने अपनी लाइफ को हार्ड बना रखा है। नीट ने आपको हार्ड नहीं बनाया, आपने खुद बना रखा है। तुम्हें पता है एक चीज़, चलो तुम्हें एक डाटा शेयर करता हूँ। नीट 2023, जो बच्चे नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शायद उनको ये डाटा पता भी होगा, लेकिन मैं छोटा सा बताता हूँ आपको। नीट 2023 के अंदर तुम्हें पता है 21 लाख बच्चों ने जो है नीट का एग्जाम दिया था 2023 के अंदर। और तुम्हें पता है आने वाले जो हमारे अपकमिंग ईयर्स हैं उसके अंदर नीट का जो डाटा है, स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो इस साल जो नोट 2023 के अंदर 21 लाख बच्चों ने जो है एग्जाम कंडक्ट किया था नीट 2023 का, जिसमें तो कुछ बच्चे देख लो आपके पास एब्सेंट भी होंगे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। यानी कि हम बोले तो जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी वो मोर देन 20 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की थी, जिसमें से 21 लाख जो बच्चे थे वो स्टूडेंट अप्लाई हुए थे, एप्लीकेबल हुए थे, जिन्होंने एग्जाम दिया, ठीक है। अब नीट क्वालिफाई कितने बच्चों ने किया? सिर्फ 11 लाख। सीधा सीधा 10 लाख बच्चा उड़ गया। अब 10 लाख बच्चा क्यों उड़ा? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 10 लाख बच्चा उड़ गया, OMG, तो इसके हिसाब से नीट बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं भी उड़ जाऊंगा। क्यों भाई, क्यों उड़ोगे? जब 21 लाख में से 11 लाख बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं तो तुम्हारा नंबर उन 11 लाख में भी नहीं आता? पहले मुझे ये चीज़ पूछो, अपने मन से ये पूछो, क्या मैं 11 लाख के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता? तुम इतने नीचे गिरे हुए, तुम इतने लो लेवल के हो, ठीक है। जब तुम 10th 12th के अंदर 60 70 80 90% तक पहुंच सकते हो, तो क्या तुम एक छोटा सा एग्जाम करके क्लियर करके क्वालिफाई करके 11 लाख के अंदर नहीं आ सकते? सोचो। तो नीट मुश्किल नहीं है, तुम मुश्किल हो, तुमने अपनी लाइफ को मुश्किल बना के रखा हुआ है। और अब तुम्हें पता है इन 11 लाख बच्चों में से हमें टारगेट क्या होता है हमारा, हम जिसके लिए एग्जाम दे रहे हैं वो ऑब्वियसली हर बच्चे को पता है एमबीबीएस सीट। तुम्हें पता है एमबीबीएस की सीट्स कितनी है? एमबीबीएस की सीट्स हमारे पास 1 से 1.5 लाख के बीच में हमारे पास एमबीबीएस की सीट्स होती हैं, ठीक है। अब 11 लाख बच्चा टारगेट कर रहा है किसको? 1 से सिर्फ 1.5 लाख सीट्स को। OMG सर बस 1 से 1.5 लाख सीट्स हैं,
तो फिर नीट में से कहाँ से क्वालिफाई हो पाएगा। 21 लाख से डाटा सीधा 1 लाख के अंदर आ गया। मेरे अंदर तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उसे बाहर निकालना नहीं चाहते। तुम्हारे अंदर कमियां हैं जिसे तुम परखना नहीं चाहते, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। जब तुम्हें बोले ना भाई तू ऐसा नहीं ऐसा कर, हट भाई ये तो बेवकूफ़ है, मुझे नसीहत देगा, मुझे सलाह देगा, भाई मैं तो अपनी मर्जी करूँगा, अपनी मर्जी से उठूंगा, अपनी मर्जी से खाऊंगा, अपनी मर्जी से शेड्यूल बनाऊंगा। भाई शेड्यूल तो तुम अपनी मर्जी से बना रहे हो, लेकिन वो शेड्यूल तुम्हारे कितने काम का है ये तो उसको भी पता है ना, क्योंकि वो तुम्हें देख रहा है, सामने से ऑब्जर्व कर रहा है। और कोई हमें ऑब्जर्व करके ये चीज़ बोले तो हमें पिंच होती है। तो ये बात को समझो। तो 1 से 1.5 लाख के बीच में तुम्हारा नंबर इतना ही कैपेबल बनो। अपने दिल को तुम बोलो, कि ना कि सामने वाला बोले, तुम बोले कि भाई मेरी सीट इन 1.5 लाख के अंदर एक सीट जो है वो मेरी है, इन 1.5 लाख के अंदर एक सीट मेरी है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, गुड़गांव में हो, कहीं पे भी हो, पंजाब में हो, इन 1.5 लाख के अंदर मुझे एक शहर के अंदर, एक स्टेट के अंदर, एक कॉलेज के अंदर एक सीट मेरी रिजर्व रहेगी और मैं उसको रिजर्व करके रहूंगा ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बात कर लेते हैं नीट रिपीट। ठीक है, 21 लाख के अंदर 11 लाख बच्चों ने जो है नीट क्वालिफाई किया। कुछ बच्चे जो हैं जो सोचेंगे 11 लाख के अंदर सबको तो सीट मिलने नहीं वाली, कुछ बच्चे प्राइवेट के अंदर जाएंगे, कुछ बच्चे रिपीट करेंगे। ठीक है, तो आप मान लो, मैं ओवरऑल एक एस्टिमेट आइडिया आपको लूँ कि 21 लाख के अंदर मान लो 21 लाख में से 11 लाख बच्चा क्वालिफाई हुआ, 10 लाख बच्चा तो सीधा सीधा उड़ गया। इन 11 लाख में बच्चों को कुछ कॉलेजेस पसंद आएंगे, कुछ बोलेंगे यार नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करते हैं। तो मिनिमम हम एवरेज की बात करें तो कम से कम 5 लाख बच्चा जो है वो आपका नीट रिपीट करेगा, और 2024 का जो बच्चा अलग से अप्लाई करेगा। तो दोनों को कंबाइन करके देख लो कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो 2024 के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। तो तुम्हें लगता है कि तुम उसके अंदर एग्जिस्ट कर सकते हो, तुम एग्जिस्ट कर सकते हो, लेकिन तुम करना नहीं चाहते। तुम क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या पड़ा हुआ है? आलस। तुम्हें लगता है ये छोटा मोटा नीट का एग्जाम है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। भाई ये 2 साल की मेहनत ना तुम्हें 80 साल का आराम देगी। इवन तब तक आराम देगी जब तक तुम मरते दम तक अपनी आखिरी सांस नहीं ले लेते। ये चीज़ तुम्हें आज रियलाइज नहीं होगी, लेकिन एक बार जब तुम्हारा कॉलेज कंप्लीट हो गया तब तुम्हें रियलाइज होगी, जब तुम्हारी जेब में पैसा नहीं होगा। अब तुम सोचोगे सर मैं कोई और फील्ड में चला जाऊंगा, इतनी फील्ड है, मैं खुद का बिजनेस करूंगा। तुम्हें क्या लगता है खुद का बिजनेस करना आसान है? इतना ही खुद का बिजनेस आसान करना होता तो आजकल हर एक बंदा जो है वो हाई लेवल का अंबानी की तरह होता, करोड़पति। तो बिजनेस करना आसान नहीं होता, ठीक है ना। कभी इस बिजनेस के अंदर तुमने पैर रख के जब बच्चों ने देखा ना, उनसे पूछ के देखना कि क्या भाई बिजनेस करना आसान है? इतना ही बिजनेस करना इंसान होता ना, आज के टाइम पे कोई इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के पीछे ना पड़ा होता। बड़े बड़े बिजनेसमैन के लड़के लड़कियां भी जो है, जो वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर भी होंगे, ठीक है। उनसे पूछ के देखना कि भाई आप अपना बिजनेस छोड़ के ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो। इस चीज़ को अपने माइंड में बैठाना। तो मेन प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम तुम में है। प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें नीट एग्जाम अंडरस्टैंड करना नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने लेक्चर्स देख लिए, वीडियोस देख ली, ट्यूशन ज्वाइन कर ली, ठीक है, कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिए, आगे प्रैक्टिस कर ली, तो इतने सबसे तुम्हारा सब कुछ हो गया। भाई तुम्हें ये तक नहीं पता कि एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम नीट का आता है वो किस लेवल का आता है। मुझे सिर्फ इतना पता है, हार्ड लेवल, ईजी लेवल, मीडियम लेवल। तुम्हें कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है नीट एग्जाम की, क्योंकि तुम्हें अंडरस्टैंड करना ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना पता है 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे सोना है, 2 घंटे खा लिया, ये कोचिंग से टेस्ट मिला है, शेड्यूल कर लिया, उसको पढ़ लिया, 2 घंटे बाद में पढ़ लेंगे, डेट्स इट। इतने में तुम्हारा दिन जो है वो निकल जाता है। जब तक तुम चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, अंडरस्टैंड द नीट एग्जाम, अंडरस्टैंड नहीं करोगे भाई नीट एग्जाम की रूट्स क्या है। फिजिक्स तुम्हें पता ना, बायो के अंदर रूट्स ये जो है रूट्स जैसी होंगी वैसे ही आपका जो है पेड़, जो आपका ट्री होगा वो ग्रो अप करेगा। जब तुम्हें रूट्स का नहीं पता नीट की एग्जाम की, नीट की रूट क्या है, तुम आगे अपनी स्टडी को डिसिप्लिन के अंदर कैसे लेके आओगे। यहाँ पे आते हैं, डिसिप्लिन पे आते हैं, जल्दी आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना सीखो कि जो नीट है उसकी रूट्स कहाँ पे। एक बार अगर तुमने उसकी रूट्स पकड़ ली, तुम एक क्या 2 नीट एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हो। तुम चाहे 4 एग्जाम अपने आप से क्वालिफाई करवा लो, लेकिन तुम्हें उसकी रूट्स पकड़ना जो है वो मोस्ट कंपल्सरी है। तुम्हें पता होना चाहिए ये जो रूट्स है वो किस मिट्टी में ग्रो कर रही है, उसको फर्टिलाइज कब करना है, कब उसको साफ पानी चाहिए, कब उसको गंदा पानी चाहिए, कब उसको पानी देना है, कब उसको सनलाइट देनी है। सब कुछ अगर तुम्हें पता चल गया इस तरह से, अगर तुम्हें नीट का पता लगे कब तुमने उसको टाइम देना है, कब तुमने सोना है, कब तुमने उठना है, कब तुमने टेस्ट सीरीज करनी है, कब तुमने प्रैक्टिस क्वेश्चन करनी है, तो सब कुछ तुम्हें पता लग जाएगा। तो उसके बाद तुम्हारी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो तुम्हारी आती है वीडियोस, या फिर जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी लेते हैं, लेक्चर्स वगैरह हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर। तुम क्या करते हो? तुम एक से ज़्यादा बंदों को फॉलो करते हो। कभी तुमने इस बंदे की वीडियो देख ली, कभी तुमने उस वीडियो के बंदे की देख ली, कभी तुमने इस बंदे की वीडियो देख ली। कम से कम तुम 5 से 7 बंदों को जो है वो फॉलो करते हो। कभी उसकी वीडियो 1 शॉट देख ली, कभी उसकी देख ली। ऐसा कभी नहीं करना।
अपने माइंड में एक चीज़ को समझो, हर बंदे के पढ़ाने का टीचिंग का मेथड जो होता है वो डिफरेंट होता है। आज तुमने ये क्वेश्चन किसी अलग टीचर से समझा, कल को तुमने किसी और टीचर से समझा, तीसरे दिन तुम किसी और की वीडियो उठा लेते हो, चौथे दिन तुम उस चैप्टर की वीडियो किसी और से उठा लेते हो। तुमने एक चैप्टर को 4-5 अलग बंदों से समझ लिया। हर बंदे का टीचिंग मेथड डिफरेंट होता है। अब किस बंदे का मेथड तुम्हें याद रहेगा, तुम्हें किसी का मेथड याद नहीं रहेगा। तुम्हें 10% पहले वाले का याद रहेगा, 10% तुम्हारे दूसरे वाले का रहेगा। जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा उसका तुम्हें 20 से 30% रह जाएगा। तो सबको अगर मिला के बोले तो तुम 70-80 तक तो पहुंच जाओगे। लेकिन उसके अंदर योगदान कितने बंदों का है? उसके अंदर 5 बंदों ने योगदान दिया है, और तुम पाँचों को कंबाइन करके क्या तुम सारी चीज़ों को समझ पाओगे? तुम कभी नहीं समझ पाओगे। इसलिए हमेशा कम से कम बंदों के ऊपर टारगेट दो, कम से कम अपने स्पेशल लिस्ट बनाओ कि मुझे भाई इन 2 से 3 बंदों को डेली फॉलो करना है, चाहे वो डिफिकल्ट पढ़ाते हैं, चाहे अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे मर्जी पढ़ाते हैं। उन 3 बंदों को ही बैक टू बैक करो, फॉलो करो। अगर तुम डिफरेंट कभी एक लेक्चर इस बंदे के पास भागोगे, दूसरा उस बंदे के पास भागोगे, तीसरा इस बंदे के पास, तो क्या सब चीज़ों को तुम मर्ज करके कंबाइन एक मॉलिक्यूल बना पाओगे? तुम कभी भी मॉलिक्यूल नहीं बना पाओगे। तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा। तो तुम्हारा जो सब्र का पेशेंस है वो ऑलरेडी टूट जाएगा। फिर एटलीस्ट तुम्हारे मुंह से निकलेगा ही, भाई नीट एग्जाम तो मुश्किल है, मैं कैसे क्वालिफाई करूँ? ठीक है, तो कम से कम बंदों को फॉलो करो, उन्हीं बंदों को फॉलो करो जिससे तुम्हें कुछ बेनिफिट मिले, जिनकी चीज़ें तुम्हें ज़्यादा समझ आती है। और किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ये समझो कि तुम जो बुक्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उसका बेसिक लेवल कहाँ से स्टार्ट होता है। क्योंकि अगर तुम्हें बेसिक नहीं आएगा, तुम्हें हार्ड लेवल कहाँ से आ जाएगा? कभी भी नीट का एग्जाम उठा के देखना, वो इतना हार्ड नहीं होता जितना हार्ड तुम उसे समझते हो। तो सबसे अपनी बेसिक लेवल की चीज़ों को शुरू करो। तुम्हारा बेसिक क्या है? और हर बंदा बोलता है बेसिक लेवल तुम्हारा क्या है? एनसीईआरटी। तो ऑब्वियसली अपनी एनसीईआरटी को जितना हो सकता है उसकी लाइन टू लाइन कवर करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो। अब चलते हैं अपने बैलेंस के। जब तक तुम अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं बनाओगे तब तक तुम जिंदगी के अंदर कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। कैसे? मुझे एक चीज़ बताओ, तुम अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करते हो? क्या तुम डेली टाइम से उठते हो, डेली तुम टाइम से सोते हो? जितना भी तुमने टाइम टेबल बना रखा है, तुम डे टू नाइट उसको एग्जैक्टली फॉलो करते हो? तुम कभी भी नहीं फॉलो करते। तुम्हारे अंदर कम से कम अगर तुम उसे 5 मिनट पहले भी अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहे हो ना, मान लो तुमने स्टडी के लिए 2 घंटे दिए थे, अगर तुमने 1 आवर 55 मिनट्स भी स्टडी की है, मतलब तुमने 5 मिनट पहले उठ गए, मतलब तुमने 5 मिनट जो है, तुम्हें पता है 5 मिनट के अंदर नीट का एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, और जिसको क्वेश्चन आते हैं वो 2 भी सॉल्व कर सकता है। और जब तुम नीट का एग्जाम देखोगे ना, उसमें 3 घंटे के अंदर 5 मिनट की वैल्यू तुम्हें समझ आएगी क्या होती है। तो डे और नाइट जो तुम टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, ठीक है, क्या ये तुम्हारा टाइम टेबल सही है? क्या तुम दिन में टाइम से उठ पा रहे हो, नाइट पे टाइम से सो पा रहे हो, नाइट का खाना टाइम पे खाते हो, ब्रेकफास्ट अच्छे से खाते हो? तुम्हें लगता है चलो आज मैं लेट हो गया सोने में, मैं कल सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं लेट उठूंगा। ठीक है, तुम लेट उठ गए, हमें आपकी प्रॉब्लम समझ आ गई, आपको कोई इशू था, आप लेट उठे हो। लेकिन वो जो तुम लेट उठे हो 2 घंटा 3 घंटा, तुमने ये सोचा कि कल मैं 2 घंटा लेट उठा था, तो ये जो 2 घंटे में लेट हुआ उसको मुझे आने वाले 4-5 दिन के अंदर डिवाइड करना है, डेली 10-10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना है, ताकि जो 2 घंटे में लेट हुआ था वो मेरा टाइम जो है वो यूटिलाइज हो जाए, वो कवर हो जाए, मेरे 2 घंटे का नुकसान ना हो। लेकिन तुम ये चीज़ नहीं सोचते हो। तुम क्या सोचते हो? कोई बात नहीं भाई, काम था 2 घंटे लेट उठ गया। तुम ये नहीं सोचते कि अगले दिन मैं 2 घंटे के जो मैंने वेस्ट किए हैं मैं उसको डिवाइड करूं, उसको यूटिलाइज करूं, कि जो मैंने 2 घंटे वेस्ट किए हैं वो मेरे 1 हफ्ते के अंदर कवर हो जाए या 10 दिन के अंदर कवर हो जाए। तुमने सोचा 2 घंटे उठा था लेट, गए तो गए, अगले दिन से दोबारा से नया शेड्यूल बना ले। तो अपने लाइफ को बैलेंस करना सीखो कि जो चीज़ तुमने टाइम टेबल में रखी है, क्या तुम उसको फॉलो कर पा रहे हो? क्या तुम उससे उतनी आउटपुट ले पा रहे हो जितनी तुम्हें चाहिए? अब तुमने टाइम टेबल पूरे दिन का बना लिया, तुमने उसको फॉलो कर लिया, तुम्हें लगता है कि मैंने 6 घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे पढ़ लिया, तो इससे मेरा नीट क्वालिफाई हो जाएगा। बेटा 16-16 घंटे 18-18 घंटे वाले बच्चे भी जो है वो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम 16 घंटे या 10 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हो, तुम टाइम टेबल को फॉलो करें, तुम नीट क्वालिफाई कर पाओगे? तुम कभी भी नीट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे जब तक तुम नीट को अंडरस्टैंड नहीं करोगे। तो अंडरस्टैंड और अपने शेड्यूल दोनों को अगर कंबाइन लेके बैलेंस करके नहीं चलोगे तो तुम जिंदगी में क्या कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। नीट का एग्जाम तो फिर भी बहुत दूर रह गया उसके अंदर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो तुम्हें प्रॉब्लम आती है बच्चों के अंदर वो ये है, स्टॉप ओवर थिंकिंग। तभी मैंने इसको रेड लाइन के रेड मार्कर के साथ लिखा है, स्टॉप ओवर थिंकिंग। तुम 2 घंटे पढ़ने बैठते हो जिसमें से तुम कम से कम 1 घंटा ये सोचने में वेस्ट कर देते हो, मैं ये चैप्टर करूँ वो चैप्टर करूँ, ये ईजी है ये ईजी है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्या मैं नीट क्वालिफाई कर पाऊंगा, क्या मुझसे नीट हो पाएगा, ये मेरा सेकंड ड्रॉप है, ये मेरा थर्ड ड्रॉप है, अरे यार मेरा फर्स्ट ही तो ड्रॉप है, नहीं हुआ तो अगले साल कर लेंगे। तो 1 घंटा तो तुमने ये वेस्ट करने में निकाल दिया। सबसे ज़्यादा भाई किसका मैसेज आ गया, किसकी चैट ओपन है, अब स्नैपचैट पे स्ट्रीक आ गई, अब इंस्टा ने उसने उसको फॉलो कर लिया, भाई ये जब पिक उसने उसको कैसे टैग कर दी। तो ये सब चीज़ें निकाल दो अपने माइंड से। जब तक तुम अपनी स्टॉप ओवर थिंकिंग अपनी करनी बंद नहीं करोगे तब तक तुम नीट क्या
ठीक है। तुम्हारे से पूरे क्लास के अंदर जो है ना, स्कूल का एग्जाम या कॉलेज का एग्जाम, तब भी उसके अंदर फुल मार्क्स नहीं ले सकते। स्टॉप ओवरथिंक एक ऐसी गंदी बीमारी है जो बंदे को यहाँ से यहाँ पहुँचा देती है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम इतने हाई लेवल से, टॉपर से बिल्कुल जीरो लेवल पे कब पहुँच गए। तो स्टॉप ओवरथिंकिंग, इसको अपनी जड़ से जितना जल्दी हो सकता है बाहर निकाल के फेंक दो। अगर तुमने ये चीज़ फॉलो कर ली ना, तुम्हारी लाइफ के अंदर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, डिसिप्लिन बन जाएगा। तुम एक डिसिप्लिन बॉय गर्ल इजीली बन जाओगे। तुम खुद अपने मुंह से बोलोगे यस आई क्वालिफाई माई नीट एग्जाम, और मेरा जो नंबर है वो इन 1 से 1.5 लाख के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। 100% नहीं, 101% एग्जिस्ट करता है। ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी जो है वो डिसिप्लिन का रूल जो है वो फॉलो करेगी। तो इसके लिए तुम्हें सबसे ज़्यादा करना क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और रिवीजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। प्रैक्टिस, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैंने एक चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली तो वो दूसरे चैप्टर पे शिफ्ट हो जाते हैं। रिवीजन करो, जितनी ज़्यादा हो सकती है रिवीजन करो, मैक्सिमम रिवीजन करो। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत क्या गलती करते हैं, एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लिए, तो उन्हें लगता है मेरे 2 चैप्टर्स खत्म हो गए, वो तीसरा चौथा शुरू कर लेते हैं। भाई रिवीजन का मतलब होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम की रिवीजन करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम उन क्वेश्चंस के ऊपर देना। क्या तुम जिन क्वेश्चन के ऊपर रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, या जिन क्वेश्चन की तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या तुम्हें वो 100% आते हैं? नकल मार के करना, चीज़ों को समझ के करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक होता है टॉपिक को समझ के क्वेश्चन करना, एक होता है कि तुमने चैप्टर को ताज़ा ताज़ा अभी अभी पढ़ा है तो तुम्हारे माइंड में वो कंसेप्ट बैठा हुआ है, ठीक है, तो तुम ऑटोमेटिकली उस चीज़ को कर पाओगे। लेकिन वही चीज़ अगर तुम्हारे सामने 15 दिन या 20 दिन या महीने बाद आती है तो तुम्हारे आगे ये बड़ा सारा ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है। नाउ व्हाट आई डू, अब मैं क्या करूँ, अभी 1 महीना या 15 दिन पहले तो पढ़ा था। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे दिन ही भूल जाते हैं। तो उसके लिए तुम्हारे अंदर जो कमी है वो प्रैक्टिस और रिवीजन की कमी है, क्योंकि तुम उसको ना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो ना क्वेश्चन के ऊपर जो है रिवीजन करते हो। प्रैक्टिस उसको बार बार करके देखो कि जो चीज़ तुम्हें इतने से भी अगर तुम्हारे अंदर डाउट है ना, उसको दोबारा करो। और रिवीजन क्या करना है, रैंडमली क्वेश्चंस को पिक करो। फिर उस चैप्टर के बाद मैं इस चैप्टर की रिवीजन कर रहा हूँ, बुक बंद करके करो। प्रैक्टिस चाहे देख के कर लो, ठीक है, अपने डाउट्स निकालो, प्रैक्टिस करो। लेकिन जब रिवीजन करने बैठना है तो बुक बंद करो और अपने माइंड से पूछो कि मैं ये जो रिवीजन कर रहा हूँ इस चैप्टर की, मैं इसको प्रैक्टिस कम से कम 3 से 4 बार कर चुका हूँ। तो अब रिवीजन के अंदर जो आपका फर्स्ट नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में आपके सामने जो सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद सीधा आ जाओ टेस्ट सीरीज के ऊपर। हर हफ्ते के अंदर आपको कम से कम 2 टेस्ट देने ही देने हैं, चाहे लो लेवल के दे दो चाहे मीडियम लेवल के दे दो। लेकिन अभी टाइम टू टाइम आपको उसको चेंज करते रहना, क्योंकि अगर आपकी बिगनिंग है अभी तो आपने बिल्कुल लो लेवल के टेस्ट देने हैं, छोटे लेवल के टेस्ट देने, कम क्वेश्चंस वाले टेस्ट दो। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है तो टेस्ट सीरीज को अपना बढ़ाते जाओ। लेकिन हफ्ते के अंदर मिनिमम 2 टेस्ट आपको देने हैं, जो आपको ये रियलाइज करवाएगी कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। अगर टेस्ट सीरीज से भागोगे ना, पूरी लाइफ के लिए नीट से बाहर हो जाओगे। इस चीज़ को अपने माइंड के अंदर बिठा लो, चाहे इसको अपनी कॉपी पे नोटबुक पे लिख लो। नीट सीरीज को 1 हफ्ते के अंदर कम से कम 2 दिन या 2 टेस्ट जो आपने कभी भी जो है वो क्वालिफाई करने ही करने हैं।